ब्रिटिश उपनिवेशवादी लेखकों ने और बाद में उनके मानस पुत्रों अर्थात वामपंथी इतिहासकारों ने डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक बताया है। वो ये भी बताते हैं कि आधुनिक भारत जिन आधार बिंदुओं पर आज खड़ा है उनकी नींव डलहौजी ने अपने समय में डाली थी, चाहे वो रेलवे हो, टेलीग्राफ हो या पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हो। तो आइए जानते हैं डलहौजी के बारे में कि वो वास्तव में आधुनिक भारत का जनक था, आधुनिक भारत का निर्माता था, या वह 1857 की क्रांति के लिए ही उत्तरदायी था। अर्थात दूसरे शब्दों में उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो 1857 की क्रांति का जनक था। हालांकि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण तो नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस का प्रयोग होना था, किंतु उससे पूर्व हमें ये भी पता है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कलकत्ता के पास क्रांति का बिगुल बजाया और उसके बाद 10 मई 1857 के दिन मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, डलहौजी के बारे में अगर हम बात करें तो डलहौजी 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत पर शासन करने के लिए भेजा गया था। महारानी विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की रानी थी और प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के सर जॉन रसेल। तो एक तरीके से 1848 में जॉन रसेल ने डलहौजी की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल के रूप में की और ये 1848 से 56 तक इन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला। अगर डलहौजी की विचारधारा के बारे में हम देखें तो ये बेंथम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यूटिलिटेरियन अप्रोच के ये व्यक्ति थे। भारत में जब ये आए तो इन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को संगठित करने का कार्य किया और इस कार्यक्रम को चलाने के दौरान इन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी नाराज़ कर दिया और मुसलमानों को भी नाराज़ कर दिया। 1848 में आने के बाद सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डलहौजी ने एक गोद निषेध प्रथा, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में कहा जाता है, वो भारत में प्रचलित की और इसके अनुसार डलहौजी ने निश्चित कर दिया कि जो भी राजा महाराजा निसंतान मरेगा, अर्थात जिसके पुत्र नहीं होगा, तो उसका राज्य उस राजा या नवाब की मृत्यु के साथ ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया जाएगा। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के सिद्धांत के आधार पे बहुत सारा इलाका डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिलाया। हम देखते हैं कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, छत्तीसगढ़ में उदयपुर, ऐसे दक्षिण भारत में तंजौर, अर्काट और दो और बड़े राज्य झांसी और नागपुर भी संतानहीन राजाओं के राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिला लिया गया। झांसी के राज्य के बारे में सबको पता है, 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया हुआ था। डलहौजी ने उसको उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी के विलय की घोषणा कर दी। बाद में वो युद्ध हुआ, उसके बारे में सभी लोगों को पता है। इसी तरीके से नागपुर में, महाराष्ट्र में 1854 में अप्पा साहिब वहाँ के राजा थे, उनकी मृत्यु हुई और वो भी संतान रहित थे, लिहाजा नागपुर के भी अनेक्सेशन की घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी में डलहौजी ने कर दी। तो यानी कि जब राजाओं के इस तरीके से, एक तो हिंदू धर्म के सिद्धांत के विरोध में था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में परंपरा के और शास्त्रों के हिसाब से गोद लेने को मान्यता प्राप्त थी और आज भी है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा जब ये हड़प नीति बनाई गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाया गया, तो इसका हिंदुओं ने इसको अपने धर्म में हस्तक्षेप माना और क्या राजा क्या प्रजा सभी इस बात से भयंकर रूप से आक्रोशित हुए और इसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति में दिखाई भी पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1854 में डलहौजी ने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा, जिसको कहा जाता है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, वो लागू किया। ये चार्ल्स वुड कौन थे? ये चार्ल्स वुड 1854 यानी तत्कालीन समय में, डलहौजी के समय में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में होता था उसके प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपना एक ये प्रपत्र भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए भेजा था। तो आज जो शिक्षा प्रणाली भारत में है या 1947 के बाद जो भारत में शिक्षा प्रणाली थी वो कमोबेश इसी
सिद्धांत के आधार पे उसका विकास हुआ था। तो इस जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, इसका उद्देश्य भी कि भारतीयों की भलाई नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भी भारतीयों के मानस का पश्चिमीकरण करना था। तो एक प्रकार से ये भी भारतीयों की भलाई के उद्देश्य से लागू नहीं की गई थी, बल्कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं करना चाहती थी और उसे ब्राउन कलर के अंग्रेज भी भारत में चाहिए थे, तो लिहाजा उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम को यहाँ पर लागू किया। इस डिस्पैच के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का सिस्टम हिंदुस्तान में बनाया गया और हम देखते हैं कि इसी वुड्स डिस्पैच के आधार पर फिर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अगर हम देखें कि मुसलमान क्यों नाराज़ थे इस बात, इन डलहौजी के कार्यकलापों से, तो हमें कई सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1856 में इसने अवध, जिसके नवाब वाजिद अली शाह थे, उन पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को बिना कारण के ही ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। देखिए, अवध उस समय भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा राज्य था और उसका एक सम्मान भी था, तो उसको बिना किसी कारण के ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने से जो अवध की उत्तर प्रदेश की जनता थी वो बड़ी नाराज हुई और बाद में हम देखते हैं कि क्रांति में उन्होंने इस गुस्से का पूरी तरीके से प्रदर्शन भी किया। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखते हैं कि 1848 से 56 के दौरान ही डलहौजी ने ऐसे अनेक निर्णय किए जिससे मुस्लिम जनता इससे और भी ज़्यादा नाराज होती चली गई। उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये था कि भारत में चूँकि अभी भी मुग़ल बादशाह की परंपरा बनी हुई थी और वो लाल किले में दिल्ली में रहता था, लेकिन डलहौजी भविष्य में मुग़ल बादशाह को बनाए रखने के पक्ष में नहीं था और ये इस बात को कहता भी था कि साम्राज्य के अंदर साम्राज्य की कोई गुंजाइश राजनीति में विद्यमान नहीं होती है, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मुग़ल साम्राज्य जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में है नहीं, तो लिहाजा इसको भी हम समाप्त कर दें। तो कहने का मकसद ये कि इन्होंने 1849 में एक घोषणा की, जिस घोषणा के द्वारा ये बताया गया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुग़ल राजकुमारों को लाल किले को छोड़ना पड़ेगा और कुतुब मीनार के पास जाकर के एक साधारण मकान में रहना पड़ेगा। दूसरा, जो बहादुर शाह जफ़र जब मरेंगे तो उनके बाद जो शहजादा फ़खरुद्दीन जो उनका उत्तराधिकारी था, उसको बादशाह का टाइटल नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको केवल प्रिंस या शहजादा ही कहा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इन बातों से, हालांकि मुग़ल बादशाह का उस समय कोई वजूद नहीं था हिंदुस्तान की राजनीति में, लेकिन एक चूँकि परंपरा से वो चला आ रहा था, तो लिहाजा मुस्लिम आवाम में उसकी बड़ी रेस्पेक्ट थी और मुसलमानों ने इस बादशाहत को ख़त्म करने को या शहजादे फ़खरुद्दीन को उसका उत्तराधिकार का नियम या उसकी जो उत्तराधिकार की विरासत थी उसको वंचित किए जाने को बहुत ही धार्मिक रूप से बड़े गलत दृष्टिकोण से देखा और उनमें भी भारी मात्रा में आक्रोश व्याप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि डलहौजी ने कुछ युद्ध भी लड़े, जैसे इसने पंजाब के साथ 1848 में लड़ाई लड़ी और 1848 में लड़ी गई इस लड़ाई में कारण ये था कि मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह किया और उसको दबाने के लिए जब वांस एगन्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन को भेजा गया तो उसने उन दोनों अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। डलहौजी चूँकि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था तो इसने कई महीने तक युद्ध की तैयारी की और उसके बाद फिर 1848 में पंजाब पर अटैक किया जाड़ों के मौसम में और पंजाब को जो है पराजित कर दिया गया। बाद में हम देखते हैं कि पंजाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग हो गया और जो वहाँ का रानी जिंदन थी और जो उनका बच्चा राजा था, राजा दिलीप सिंह, वो बहुत छोटा बच्चा था उस समय, उसको जो है पेंशन दे करके लंदन भेज दिया गया। अब अगर और आगे बढ़ें तो हम डलहौजी के कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण पाते हैं कि इसने प्रशासन को अधिकतम रूप से केंद्रित किया अपने चारों तरफ और इस केंद्रीकरण की प्रक्रिया में इसका अपने सेनापति नेपियर से भी संघर्ष हुआ और दोनों में तनातनी रही और आखिरकार इसने नेपियर को इतना परेशान किया कि उसने कमांडर इन चीफ के पद से वो हट गया स्वयं ही। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो चूंकि अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल ही हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल होता था, अर्थात बंगाल का प्रशासन चलाने के लिए भी गवर्नर जनरल ही जिम्मेदार था, तो ऐसी स्थिति में इसने बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को क्रिएट किया और 1854 में जेम्स हेली नाम के एक अंग्रेज को उस पर बैठा दिया अपना नुमाइंदा बना करके।
इसके बाद अगर हम देखें तो इसने हिंदुस्तान में कमिश्नर सिस्टम भी लागू किया, केंद्रीकरण की नीति के तहत ही। बंगाल को 23 जिलों में बांट दिया गया, बॉम्बे को 13 जिलों में बांट दिया गया, मद्रास को 26 जिलों में बांटा गया, और सिंध भी चूँकि जीता जा चुका था उसको भी 3 जिलों में बांटा गया। और इस तरीके से जगह जगह कमिश्नर की नियुक्ति के माध्यम से अपनी पकड़ इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज साम्राज्य पर मजबूत बनाई। और ये कमिश्नर सीधे डलहौजी को ही रिपोर्ट करते थे, उसी के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल तोपखाने को भी कलकत्ता से हटा करके मेरठ लाया गया। क्यों? क्योंकि साम्राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम हो चुका था और अब कलकत्ते में तोपखाने का हेडक्वार्टर बनाए रखने का कोई तुक नहीं था, तो लिहाजा उसको भी मेरठ इसने लाया। और इसी तरीके से जो फौज का मुख्यालय था उसको भी शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी इसके समय में हुआ कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी में सार्वजनिक निर्माण विभाग कायम किया गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम आज जानते हैं इस नाम से। और इसके तहत ही इसने 1854 में एक गंग नहर बनवाई जो आज भी विद्यमान है। और इसके साथ ही इसने सबसे जो 3 महत्वपूर्ण काम किए जिनके आधार पर लोग इसको आधुनिक भारत का निर्माता या जनक कहते हैं, उनके उद्देश्य को हम यहाँ पर अब देखते हैं कि 1853 में हिंदुस्तान में इसने रेलवे का विकास किया और प्रथम रेलवे 1853 में बॉम्बे से थाने तक चली। तो क्या हिंदुस्तान में रेलवे चलाने का डलहौजी का उद्देश्य भारतीयों की भलाई थी या उनकी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना था? नहीं, इसके पीछे डलहौजी के स्पष्ट 2 उद्देश्य थे। नंबर 1, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, समुद्री बंदरगाहों से दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम भारत में सामान की आवाजाही तेज हो जाए, कच्चे माल की भी और तैयार माल की भी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी या व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कर और राजस्व की प्राप्ति हो, ये उसका उद्देश्य था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रेलवे के विकास ने भारतीयों के लिए भी कुछ अच्छे काम ज़रूर पैदा किए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। डलहौजी का उद्देश्य भारतीयों की भलाई इतना नहीं था जितना उसका ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की भलाई था, तो लिहाजा उसने इस तरीके से रेलवे का विकास किया। इससे 2 फायदे हुए, व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई नंबर 1, और नंबर 2, कमांड कंट्रोल आसान हो गया, क्योंकि अब सेना कहीं पर भी बड़ी आसानी से 3-4 दिन में भेजी जा सकती थी, दूरस्थ कोने तक भी, जब क्या रेलवे के विकास से पहले महीनों लगते थे यहाँ से मद्रास तक सेना जाने में। तो एक ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आया इसके समय में। ऐसे ही इसने टेलीग्राफ, बेतार के तार का इसने इस्तेमाल किया। इसने इसको 1853 में कलकत्ते से आगरा के बीच में लाइन बिछाई, और ये भी उद्देश्य ये नहीं था कि आपके यहाँ संचार साधनों का विकास हो जाए तो आप हिंदुस्तान बड़ा तेज़ी से तरक्की करेगा। इसका भी उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना था, और चूँकि जितना संचार तेज होगा उतना ही कमांड और कंट्रोल करने में आसानी होगी किसी भी प्रशासक वर्ग के लिए, तो लिहाजा इसने अपने इसी उद्देश्य के साथ टेलीग्राफ तार का भी हिंदुस्तान में प्रचलन किया। और बाद में हम देखते भी हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई, इसके तुरंत यहाँ से जाने के बाद, तो क्रांतिकारियों ने जगह जगह ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं कि ये कहा कि इस ट्रेन ने और टेलीग्राफ के तार ने हमारी गर्दन दबा दी है जगह जगह। तो एक तरीके से चूँकि क्रांति को दबाने में टेलीग्राफ का और रेलवे का भरपूर इस्तेमाल किया गया, लिहाजा ये बात बाद में साबित भी हुई। इसी प्रकार से 1850 में इसने एक केंद्रीय डाक विभाग कायम किया, और हिंदुस्तान का जितना ब्रिटिश हिस्सा था उसमें 753 डाकघर बनाए गए। और इस डाक विभाग में ये भी एक निर्णय हुआ 1853 में कि अब जो फौजी लोगों को चिट्ठी फ्री भेजने की सुविधा थी पूरे देश में, वो समाप्त कर दी गई। और इस फ्री सुविधा के समाप्त होने से सैनिकों में आक्रोश और भी बढ़ा। तो हम देखते हैं कि इसके जितने भी काम हैं, वो चाहे इसके आधुनिक भारत के निर्माण के 3 काम हो, इनका उद्देश्य भी ब्रिटिश भारत के साम्राज्य का निर्माण था, भारतीय की आधुनिकता को बढ़ाने का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। यानी कि लाभ ब्रिटेन का उसके माइंड में पहला उद्देश्य था, बाकी चीज़ें सेकेंडरी थी। इसी प्रकार से उसने हिंदू विरोधी अनेक प्रकार के जो मैंने आपको बताया, जैसे उसने शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण किया, उसने गोद लेने की जो प्रथा थी उसका निषेध कर दिया और बहुत सारे राज्यों को मिलाया। तो इसी प्रकार से अगर हम मुस्लिम पक्ष की तरफ जाएँ तो वहाँ भी हमें दिखाई पड़ता है कि इसने अवध के नवाब अवध का विलय किया, और इसके बाद जो मुग़ल बादशाह के साथ व्यवहार किया 1849-50 में, वो भी सर्वविदित है। तो इससे मुस्लिम आवाम भी इसके पक्ष में नहीं रहा किसी भी तरीके से। और इसने मराठों के जो अंतिम वो थे पेशवा नानाजी, उनकी पेंशन को बंद करने का भी डिक्लेरेशन कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इनके सामाजिक जो कारण हैं, उनके कारण से, जो इसके धार्मिक नियमों में हस्तक्षेप इसने किया उसके कारण से, इसने प्रशासन का केंद्रीकरण किया बहुत ज़्यादा उसके कारण से, और
हम देखते हैं कि ये जो आधुनिक भारत के निर्माण करने के पीछे जो 3 तर्क विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं, उनका भी उद्देश्य उसका ब्रिटिश साम्राज्य का खुद की भलाई करना था, भारत की भलाई करना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसको आधुनिक भारत का जनक मेरे विचार से कहना समीचीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य आधुनिक भारत का निर्माण नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधुनिक भारतीय साम्राज्य का निर्माण करना था और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना था। धन्यवाद।